जी सर, ठीक है। मैं स्टार्ट कर दूँ फिर? सही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आई एम आमना रमज़ान। I have graduated in English literature. I am working as an online tutor. Apart from that, I am a short story writer, and three of my short stories have been published so far. That's a brief introduction of mine. तो हमने यहाँ पे ग्रामर कोर्स करना है और ग्रामर में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी इसमें टॉपिक्स आएंगे उसको कवर करना है। उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस भी होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस भी होंगे और हर किस्म के सेंटेंसेस जो कि लाइक जेरेंड है, पार्टिसिपल है और ये जो मुश्किल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होती हैं, सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी शो कर देती हूँ आउटलाइंस। शो हो रही है? जी सही। ओके, तो ये ग्रामर कोर्स कवर करेगा बेसिक से लेकर एडवांस तक और इसमें एक्टिव लर्निंग होगी। एक्टिव लर्निंग से मुराद ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको एट द मोमेंट पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। देन इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसके जितने भी पार्ट्स हैं इसके सारे इन सारे 8 पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनके रूल्स को पढ़ेंगे। नाउन की क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह से भी कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे। हम इसको सिंगुलर प्लूरल के तौर पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन की है इसकी कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बेस पे। देन हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटीरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनकी सारी टाइप्स को पढ़ेंगे और इनके रूल्स को देखेंगे कि कहाँ पे कॉमन नाउन यूज़ करना है। अगर कॉमन नाउन है तो वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जांपल अगर जो कॉमन नाउन है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का क्या मतलब होगा? ये इसका मतलब ये होगा ये सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ आर्टिकल भी यूज़ हो सकता है, ए और एन, वो भी इसके साथ यूज़ होते हैं, ठीक है? ये सारा कुछ हम देखेंगे। देन इसके कुछ रूल्स आ जाते हैं, जैसे नाउन एंड नंबर है, नाउन एंड जेंडर है, नाउन एज़ पॉसेसिव केस, नाउन एज़ अपोजिटिव केस है। फिर प्रोनाउन की टाइप्स हैं। प्रोनाउन की टाइप्स में इसकी सारी टाइप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन के हमें हू, हुम और व्हिच, इनके सारे यूज़ेज़ का हमें नहीं पता होता कि हमने कहाँ पे इसके यूज़ करने हैं, ठीक है? ऐसे और इवन दैट कि हमें ये नहीं पता होता कि पॉसेसिव प्रोनाउन किस तरह से डिफरेंट है पॉसेसिव एडजेक्टिव। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, मैंने की है। क्रोम ब्राउज़र खोला है मैंने। मेरा हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। सेम मैं कर्नल ही से कर रही हूँ। स्क्रीन ली से, सॉरी। ठीक, ओके। तो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की टाइप्स। हमने प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ना है इसमें। प्रोनाउन की डिफरेंट टाइप्स हैं और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। इवन दैट कि हमें अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु और होम कहाँ पे यूज़ करना है, हुज़ का कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? और हु और होम से और रिलेटिव प्रोनाउन से ही एडजेक्टिव क्लॉज़ बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमें पता नहीं लगता कि हमने एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानना है, तो हमें नहीं पता होता है एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज सब कौन सा है, नाउन क्लॉज कौन सा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पे अगर सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो उसी को हम ये कह देते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कह देते हैं, ठीक है? फिर हम इसका डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अब
क्यों नहीं शो हो रही? मैं तो यहाँ पे अहमद रज़ा आपको शो हो रही हैं? अनिला आपको हो रही हैं? आप चैट में बता दें। बाकी लोगों को हो रही है शो? ओके, ऑलराइट, ठीक है। फिर इसमें हमने डिफरेंस चेक करना है कि एम्फैटिक प्रोनाउन जो डिफरेंट किस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ना है, इसके केसेस को पढ़ना है, जैसे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, कहाँ पे हमने आई वी दे लगाना है, कहाँ पे हिज हर लगाना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ना है, इसकी सारी टाइप्स को पढ़ेंगे हम। देन एडजेक्टिव है, इसकी सारी टाइप्स को पढ़ना है और इसके रूल्स को देखना है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। पोजीशन का कुछ इस तरह से है कि हमें होता है कि नाउन से जो पहले आएगा उसको हम एडजेक्टिव कह देते हैं, लेकिन नाउन के बाद भी एडजेक्टिव आ रहा होता है, ठीक है। अब शो हो रही है स्क्रीन आपको? ओके। देन पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रहे थे ना हम, कि नाउन से पहले भी एडजेक्टिव आता है। मतलब एडजेक्टिव कहते हैं किसे हैं? इसी को कहते हैं जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, जो नाउन के बारे में कुछ बता रहा हो, जैसे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, इस तरह से ना। तो ये नाउन से पहले भी आता है, ये नाउन के बाद भी आता है और ये नाउन के बगैर भी आता है। ऐसे शी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है, इवन दैट के ये नाउन के बगैर आया है, ठीक है। फिर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स ये हैं कि एक सेंटेंस में हम 10 से 11 जो हैं वो एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, तो उनके ऑर्डर हैं और उनको उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हमने इन वर्ड्स को पुट डाउन करना होता है एक सेंटेंस में। फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज है, ये सारी कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स हैं, वर्ब्स की क्लासिफिकेशन भी यहाँ हमने दो तरीकों से यहाँ पे कर ली, फाइनाइट वर्ब्स के तौर पे और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के तौर पे। जब हम फाइनाइट वर्ब्स के तौर पे करते हैं तो इसको हम प्रिंसिपल वर्ब में और स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ पोजेशन में कर देते हैं। देन प्रिंसिपल वर्ब है, अगर उसको मजीद मैंने डिवाइड कर दिया एक्शन वर्ब में। एक्शन वर्ब को मजीद इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कह देते हैं? उसे कहते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, और वो फर्दर डिवाइड हो जाता है मोनो ट्रांजिटिव में और डाई ट्रांजिटिव में, ठीक है। देन आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजेशन ये होती है कि आप किस हालत में हैं या आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, उसको स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ पोजेशन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, शी इज़ आउटसाइड, ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग है, ये हमारी हालत है। स्टेट ऑफ पोजेशन क्या हो सकता है? शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, ये उसका पोजेशन है। शी हैज़ अ ब्रदर, ठीक है, इसी को स्टेट ऑफ पोजेशन कहते हैं। देन ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। इसकी भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक तो प्राइमरी वर्ब है, दूसरा है मॉडल वर्ब है। प्राइमरी वर्ब की भी दो फर्दर टाइप्स हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है, एक मेन वर्ब के तौर पे काम करता है। ये प्राइमरी वर्ब डिफरेंट होता है मॉडल वर्ब से, इसलिए क्योंकि जो मॉडल वर्ब है ना वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जबकि प्राइम वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करता है और मेन वर्ब के तौर पे भी काम करता है। इसकी सारी टाइप्स को, इसके यूजेस को हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे। देन मॉडल वर्ब के यूजेस को पढ़ लेंगे कि कैन कुड कहाँ पे यूज़ करना है, मे माइट कहाँ पे यूज़ करना है। और अभी कभी कुछ बच्चे हैं वो इस तरह से भी करते हैं कि कैन कुड के बाद जो है वो वर्ब के साथ जो हम मेन वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं उसके साथ एस या ई एस लगा देते हैं, जबकि मॉडल वर्ब में हमेशा बेस फॉर्म यूज़ होती है। शी कैन रीड, मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती शी कैन रीड्स। अगर मैंने लिखना है वैसे मैंने सिंपल सेंटेंस में लिखना है तो मैं लिखूँगी शी रीड्स, तो मैं एस का इज़ाफ़ा करूँगी। लेकिन जब मॉडल वर्ब को यूज़ करना है तो हमेशा ही कैन के बाद मैंने बेस फॉर्म यूज़ करनी है। बेस फॉर्म क्या होती है कि उसमें एस या ई एस नहीं होता, ठीक है। इसमें डी और नीड की एक एक्सेप्शन ये है कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमालात और कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं ये भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। देन इन्फिनिटिव्स हैं, और ये इन्फिनिटिव्स कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हम समझ ही नहीं आती इन्फिनिटिव्स कहते किससे हैं। तो इसकी सारी टाइप्स को पढ़ना है।
देन ये जेरेंड है, जेरंड बनता कैसे है? जेरेंड बनता है बी प्लस आईएनजी की फॉर्म से। मैं साथ-साथ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करती जाती हूँ, वी प्लस आईएनजी की फॉर्म से बनता है, ठीक है? और वी प्लस आईएनजी की फॉर्म से 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो बनती है वर्ब की ये जैसे मैं कह देती हूँ शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी वाली फॉर्म मिल रही है हमें, एक तो इससे ये बनता है, एक बनता है इससे पार्टिसिपल और देन बनता है इससे जेरेंड। तो हमें समझ नहीं आती कि जेरेंड भी जो है वो आईएनजी फॉर्म को कहते हैं और पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म को कहते हैं। तो हमको इन दोनों को किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? ये भी हम इसमें देखेंगे। पार्टिसिपल वैसे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होता है और जेरेंड जो है वो नाउन और प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा होता है इसमें। इसकी सारी टाइप्स को देखना है। ये यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है, ठीक है? देन पार्टिसिपल है, इसकी टाइप्स हैं फर्दर, इनको पढ़ेंगे। इस पे अलग-अलग से एक लेक्चर होगा। वर्ब की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे डायनामिक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, देन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया, रेगुलर इर्रेगुलर हो गया। कॉजेटिव वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन एडवर्ब है, एडवर्ब की टाइप्स आ जाती हैं। इसमें प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ नहीं आती कि हमने एडवर्ब को कहाँ पे पुट डाउन करना है, इसकी असल प्लेस कौन-सी है और इन्वर्जन का रूल भी इसी में आता है। फिर आ जाता है कंजंक्शन और इसकी टाइप्स, देन प्रेपोज़िशन और इसकी टाइप्स सारी पढ़ेंगे। देन इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन ये होता है कि हमारी जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, उनको बयान करने का जो एक हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से हम इंटरजेक्शन कह देते हैं। देन हमने टेंसेस पढ़ने हैं। वैसे तो टेंसेस जो हैं वो तो 2 तरह के ही होते हैं, एक तो प्रेज़ेंट होता है या पास्ट होता है। लेकिन हम फ्यूचर को भी पढ़ेंगे और हमें सम टाइम हम कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हमने प्रेज़ेंट परफेक्ट यूज़ करना होता है, वहाँ पे हम पास्ट इंडेफ़िनिट कर लेते हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफ़िनिट करना होता है, वहाँ पे हम प्रेज़ेंट परफेक्ट का यूज़ कर देते हैं। ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। देन फ्यूचर के सारे जो भी हैं टेंसेस वो पढ़ेंगे। फिर क्लॉजेज़ हैं, जैसे ये है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिवल क्लॉज़ कौन सा है, नाउन क्लॉज़ कौन सा है। मेरे पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं, मैं इसके बाद वो डिस्कस करते हैं इसको भी कि किस तरह से इनको भी पहचानना है। फिर फ्रेजेस हैं, इसकी सारी टाइप्स को पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ये भी किस तरह से कि अगर असर्टिव सेंटेंसेस हैं तो इसमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो इनके लिए डिफरेंट रूल्स होंगे। इंट्रोगेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। देन कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे। देन लास्ट पे है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाता है, क्वेश्चन टैग आ जाता है और वोकैबुलरी को हमने निमोनिक्स के थ्रू पढ़ना है। क्वेश्चन टैग भी ये होता है ना कि मैं एक क्वेश्चन करूँ जैसे कि शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इज़न्ट शी, वो क्रिकेट खेल रही है क्या नहीं खेल रही? इस तरह से ये काउंटर क्वेश्चन करना होता है, उसी को क्वेश्चन टैग कह देते हैं। ओके, ओके, अब मैं बात करती हूँ, डेमो की तरफ आते हैं। स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ जी, सेकंड है, सही। तो जी? हाँ जी। तो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इन्होंने वो फर्स्ट क्लास ली हुई है? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। आपने फर्स्ट क्लास ली थी? आप में से कोई बता सकता है? ओके, सही है। चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। मैं बेसिक्स बिल्कुल बेसिक का बता के फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। पहले वाला लेक्चर हमारे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग में, वो आप सुन लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो मतलब यहाँ पे न्यू है उसके लिए ये सवाल है कि व्हाई डू वी नीड ग्रामर, हमें ग्रामर की क्यों ज़रूरत है? जबकि हमारे पास अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर हम पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो उसके लिए हमने ग्रामर नहीं सीखी हुई। हमें फिर ग्रामर की क्यों ज़रूरत है? जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? ओके। तो हमें ग्रामर की क्यों ज़रूरत होती है? तो ग्रामर की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि हमने फॉर्मल राइटिंग करनी होती है। फॉर्मल राइटिंग क्या है?
जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं और अगर हमने ऑफिशियल राइटिंग करनी है, जैसे लेटर्स वगैरह लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, तो हमें फॉर्मल राइटिंग की ज़रूरत होती है। फॉर्मल राइटिंग में क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड ग्रामर। तो दूसरा सवाल ये है कि ग्रामर है क्या? ग्रामर होता है सेट ऑफ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना होता है और उन्हीं स्ट्रक्चर को हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने राइटिंग एक्सप्रेशन में और हम अपनी स्पीच में, ठीक है? जो हम बोल रहे होते हैं, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हम आज बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। तो मैं बिल्कुल थोड़ा-सा बेसिक सा बता देती हूँ, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, ठीक है? ठीक है? जैसे ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे लेटर्स हैं और इन्हीं लेटर्स को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, वावल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। वावल्स 5 लेटर्स पे मुश्तमिल होता है, जबकि 21 लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं वर्ड्स। लेटर से क्या बनता है? लेटर से बनता है वर्ड्स, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स दैट गिव सेंस और मीनिंग, जो हमें सेंस या मीनिंग दे रहा हो। जैसे मैं अगर कह दूँ HJKLMN, मैं कुछ भी बोल दूँ, ये लेट वन, तो अगर मैं इनको जोड़ के लिख दूँ तो मैं कह दूँगी वर्ड, लेकिन ये वर्ड नहीं है। वर्ड की डेफिनेशन क्या है? वर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो कि सेंस या मीनिंग को कन्वे करेगा, हम उसी को वर्ड कहेंगे। जैसे लैपटॉप है, बुक है। तो पहला लेटर था, लेटर से हमने वर्ड बनाया, वर्ड से बनता है सेंटेंस, अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स दैट गिव सेंस और मीनिंग, जो हमें सेंस और मीनिंग दे रहा हो उसी को हम कह देते हैं सेंटेंस। तो इन्हीं सेंटेंसेस से हम बनाते हैं पैराग्राफ और पैराग्राफ से ही हमारे पास अगर एक बुक मौजूद है, हमारे पास कोई आर्टिकल मौजूद है, तो इसी लेटर से वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंसेस बने और सेंटेंसेस से पैराग्राफ बने और पैराग्राफ से ही हमारे पास बुक आती है। ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज था जो मैं आपको बताना चाह रही थी। देन और हमारे पास दूसरी बात ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हों, जैसे अगर हमारे पास कोई एक बुक है, वो बहुत बल्की सी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं उसमें, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 8 तरीकों से काम कर सकते हैं। उन्हीं 8 तरीकों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। मेरा 8 तरीकों से काम करने का मतलब ये है कि अगर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन-कौन से होते हैं? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोज़िशन होता है, ठीक है? ये सारे जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। मैं अब यहाँ पे वर्ड बोलना स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ लैपटॉप, ये भी एक वर्ड है, इसको मैं नाउन की कैटेगरी में ले आती हूँ। फिर मैं कह देती हूँ ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गया है। मैं कह देती हूँ ऑफ, ये प्रीपोज़िशन आ गया है, ठीक है? स्वीटली, एडवर्ब आ गया है। इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो कितने ही वर्ड्स क्यों ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 तरीकों से काम करते हैं। उन्हीं 8 तरीकों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाउन की, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8। नाउन किसे कहते हैं? आप बताएँगे नाउन के फंक्शंस क्या-क्या हैं? एनीबॉडी कैन टेल? आप में से कोई बताएगा कि नाउन किसे कहते हैं या नाउन के फंक्शन कौन-कौन से होते हैं? ठीक है। नाउन कहते हैं कि कोई भी पर्सन, प्लेस या जगह का नाम, मतलब दुनिया में कोई भी चीज़ है, जिसका कोई नाम होगा ना। जी? जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, जी। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और इसके फंक्शंस बता सकते हैं आप? फंक्शंस। हम नाउन को मतलब किस तरह से यूज़ करते हैं एक सेंटेंस में? ओके, सही। इसके ना 5 तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक नाउन को। नाउन का हमें पता चल गया ना, बेसिक का पता चल गया कि कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम होगा, आइडिया जैसे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो चीज़ हमें नज़र नहीं भी आ रही है, जैसे नॉलेज है, ऑनेस्टी है, ये है तो नाउन, ठीक है? एक ये बात होगी। सेकंड बात ये, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हमने राइटिंग एक्सप्रेशन को बेहतर करना है, तो हमें इनके फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो नाउन के फंक्शंस कौन-कौन से हो सकते हैं? एक ये है कि ये सब्जेक्ट बन सकता है, देन ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, फिर प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट बनता है, देन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ओके, और इसके अलावा यहाँ पे आपने कहा कि डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है? आपने ये कहा ना, मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
यहीं पे मैं पुट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। आपने कहा कह दिया सब्जेक्ट से कहते हैं जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। ये ऐसे शी प्लेज, मैं बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल लिख रही हूँ। शी प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि उसने एक्शन किया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ शी इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे शी इज़ अ टीचर, स्टिल इट इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है। ओके, तो इसमें दूसरी डेफिनेशन ये होगी, सब्जेक्ट किसे कहेंगे? बीइंग डिस्क्राइब्ड, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्राइब किया जा रहा होगा उसी को हम कह देते हैं सब्जेक्ट, मतलब एक आइडिया उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, तो इसमें जो है वो क्रिकेट जो है वो क्रिकेट कोई काम कर रही है, क्रिकेट खेल रही है उसे, या वो क्रिकेट को खेला जा रहा है इसमें? पैसिव है, बिल्कुल। है तो पैसिव, लेकिन है स्टिल ये सब्जेक्ट, यहाँ पे पैसिव में यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे तीसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिस पे एक्शन परफॉर्म भी किया जा रहा होगा वो भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा, शी प्लेज क्रिकेट जो है, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। देन दूसरी बात ये होगी कि वो होगा एक्टिव में। ठीक है। और यहाँ पे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, क्रिकेट यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है। और है रिसीवर ऑफ द एक्शन है, और है पैसिव में। और हमें एक्टिव और पैसिव का अभी हमें इतना पता है ना, डिफरेंस थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव में अगर सब्जेक्ट है और वो डूअर है, तो इसका मतलब है हम सब्जेक्ट को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। शी प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है, ये एक्टिव हो गया है। ठीक है। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने क्रिकेट बना दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, मैंने स्ट्रेस डाल दिया क्रिकेट पे, कि क्रिकेट को मैंने क्रिकेट को फोकस देना है कि वो अगर कुछ खेल रही है ना तो वो क्रिकेट खेल रही है, वो और चीज़ें भी खेलती होगी लेकिन आज जो है वो क्रिकेट खेल रही है। ठीक है। इसका ये डिफरेंस हो जाता है एक्टिव और पैसिव का। तीन डेफिनेशन इसकी होगी। तो आज बेसिकली मैंने बात करनी है कि नाउन जो है वो किस तरह से काम करता है। ओके। इसमें नाउन के फंक्शंस हैं। नाउन काम करता है सब्जेक्ट के तौर पे, पहला फंक्शन है ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। ओके, एग्जैक्टली। इसमें द टीचर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लेन वर्ब है, द लेसन ऑब्जेक्ट है। शी रीड्स अ बुक, इसमें भी शी जो है वो सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो एक तो डूअर है। ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया। ओके। दूसरी बात ये है कि हम बात करें आज नाउन की, तो इसमें नाउन कौन सा है? द टीचर क्या है? टीचर क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ओके, ये कॉमन नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन नाउन हो गया। और दूसरा ये काम कौन सा कर रहा है? फंक्शन इसका यहाँ पे क्या है? वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है। ये इसका डिफरेंस हो गया। देन द कैट, ये क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? बिल्कुल, ये नाउन है, ये भी यहाँ पे काम कर रहा है। इसका फंक्शन कौन सा है? सब्जेक्ट बनना है। इसी तरह से द कंपनी इम्प्लीमेंटेड इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। ठीक है। यहाँ पे द कंपनी जो है वो भी नाउन के तौर पे है, नाउन, लेकिन काम कौन सा कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, नाउन का एक फंक्शन हमें पता लग गया। दूसरा फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे दे पेंटेड द वॉल, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? और इसको ब्रेक डाउन करें सेंटेंस को। द वॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। जी। तो आपको पता है ना कि इसका बेसिक डिफरेंस तो पता है ना, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। आप बाकी लोगों को पता है? अगर आप लोग बता दें तो फिर मैं बता देती हूँ यहाँ पे। है ना, तीन चार तो हैं यहाँ पे, आई गेस। ओके, चले। ओके।
तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की हमें डेफिनेशन का पता है, वर्ब का हमें पता है कि जो एक्शन कर रहा होगा उसको हम वर्ब कह देते हैं। अभी हम यही सिर्फ डेफिनेशन वर्ब की करते हैं कि जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको हम वर्ब कह देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिस पे कोई एक्शन होगा, ठीक है, रिसीवर कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने उसकी स्पेलिंग गलत लिखनी है। चलें, फिर दे पेंटेड द वाल क्या है क्या नाउन है या क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? द वाल का नाउन है। और यहाँ पे काम कौन सा कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ओके। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, इसको ब्रेक डाउन करें तो ही टोल्ड मी अ स्टोरी। जी जी, बिल्कुल। दोबारा से रिपीट कीजिएगा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी। ओके, और मी क्या है यहाँ पे फिर? मी भी ऑब्जेक्ट है, ओके। तो इनमें क्या फिर डिफरेंस आ गया कि मी भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये इसमें डिफरेंस आते हैं। स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मुझे कैसे पता चला गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को कहना है और आ स्टोरी जो है वो उसको मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहना है? जब मैंने वर्ड से यहाँ पे हमारे पास वर्ब कौन सा है? टोल्ड, ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है और एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का हमें पता ना कोई एक्शन कर रहा होगा, ठीक है। जब मैंने एक्शन वर्ब से वर्ड का रिप्लाई लेना है कि मैंने पूछना है ही टोल्ड वर्ड, उसने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताई आ स्टोरी, ठीक है। और ये क्या है? नॉन ह्यूमन बीइंग है, मतलब थिंग है एक, ठीक है, नॉन ह्यूमन बीइंग है। हाँ जी, टू होम का जब हम रिप्लाई लेंगे तो वो कहेगा कि मुझे बताएगी, यहाँ पे हमें हमेशा ही ह्यूमन बीइंग मिलेगा और इसी को हम कह देते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इसी को कहते हैं थिंग, जो हमें कोई चीज़ नॉन ह्यूमन बीइंग थिंग मिलेगी उसको उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। देन ये नेक्स्ट वाला भी करें। अब सिंपली आपको पता लग गया होगा। दे ऑफर द गेस्ट रिफ्रेशमेंट। आप करें, क्या नाम था आपका? मालिक हारिस, पता नहीं क्या नाम इनका, हारिस। ओके। हाँ जी, हाँ जी, आप करें तो। मैं इसका कह रही हूँ कि दे ऑफर्ड द गेस्ट रिफ्रेशमेंट। यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे करती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ ना। इसमें आपने ब्रेक डाउन करना है ना, इसको सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें। ओके। ऑल राइट। ओके। और गेस्ट जो है वो क्या है? अच्छा। नहीं, लेकिन यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, मैंने बताया, जो कि ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। गेस्ट जो है वो इंसान ही होंगे ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे इसे, क्योंकि ये टू होम का रिप्लाई मिल रहा है हमें। देन रिफ्रेशमेंट्स, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ओके। तो मैं बताना चाह रही थी कि जो एक हमारे पास नाउन होता है वो एक तो फंक्शन करता है सब्जेक्ट का और दूसरा वो फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का हमने फर्स्ट सेंटेंस से भी हमने। जी जी, क्या कह रही हैं? ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि यहाँ ये दे पेंटेड द वॉल, इसमें द वॉल जो है वो है तो नाउन, लेकिन काम कौन सा कर रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। दूसरा हमने सेंटेंस देखा कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी, इसमें मी और आ स्टोरी है। जो आ स्टोरी जो है वो है तो नाउन, लेकिन स्टिल वो ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे। दे ऑफर द गेस्ट रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट है तो नाउन, स्टिल ये कौन सा कर रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट डाउन की, यहाँ गेस्ट भी जो है वो भी गेस्ट है। क्या गेस्ट प्रोनाउन है या नाउन है? गेस्ट क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में?
बिल्कुल। जी, तो यहाँ से हमें वर्ब इसका 2 फंक्शंस पता चल गए, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। थर्ड हमारा था, यहाँ पे आपने इसको भी ब्रेक डाउन करें। वी क्या है? ओके, वी सब्जेक्ट हो गया, डिस्कस हो गया, वर्ब देन ओके, आगे विद क्या है? नहीं, विद क्या है? या विद है प्रपोजिशन और द मैनेजर जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेप और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी प्रपोजिशन आएगी वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी। ऐसे में शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन, ये प्रपोजिशन हो गया। आगे मैंने क्या लगाना है? मैंने ऑब्जेक्ट लगाना है इन द पार्क। ठीक है, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ तक सेंटेंस हो गया, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट तक। आगे मैंने इन लगाया, इन जो किसको चीज़ को शो करता है? प्रपोजिशन को। ठीक है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इन प्रपोजिशन है। देन मैंने एक रूल बताया कि प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्टली हमें पता है ऑब्जेक्ट किससे बनता है? नाउन से बनता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, देन इसको भी ब्रेक डाउन करें। ही इज राइटिंग एन ऐसे एट हिज डेस्क। कोई भी कर दें, स्क्लैन आप कर दें। आवाज़ आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल? ओके, नेटवर्क का इशू हुआ होगा। अब आ रही है? ओके, मैं नेट का चेक करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? ओके, सही है। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि ही इज़ राइटिंग एन ऐसे एट हिज डेस्क। इसको भी आपने ब्रेक डाउन करना है। कोई भी कर दे। और कौन है यहाँ पे? अनीला आप कर दें या हकनवाज आप कर दें? कर लेंगे आप? चलें आप करें। मालिक हारिस, आई गेस। इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें। ही इज़ राइटिंग एन ऐसे एट हिज डेस्क। ओके, ओके, मेन वर्ब। ओके, इनका डिफरेंस भी पता होना चाहिए ना, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, इनके क्या काम होते हैं और इनको किस तरह से हमने पहचानना है। देन ऐसे क्या है? ओके, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ऐड क्या है? गुड। और सेकंड केस, ओके, सेकंड केस कौन सा आता है इसका? ओके, और वो उसके मतलब आप कहना चाह रही हैं कि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है? तो नहीं, आपको पता है कि पोजेसिव प्रोनाउन किस तरह, पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? ये सारा कुछ हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। मतलब
पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव ठीक है, किसे कहते हैं? जैसे मैं यहाँ पे अकेला लिख दूँ और यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया है। नहीं, नहीं, मैं यही बताना चाह रही हूँ ना, जो मैंने अभी लिखा है ना हिज़ डेस्क, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि शी सॉरी दिस इज़ माई, मैं यहाँ पे सेंटेंस छोड़ सकती हूँ? नहीं छोड़ सकती ना, तो माई यहाँ पे क्या है? मतलब ये कि मुझे यहाँ पे ये पोजेसिव इसका ये केस है, सिर्फ इसी माई को कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई बुक। जब तक मैं माई के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लगाऊंगी ये कंप्लीट नहीं होगा। आई मीन कि मैं अगर कोई नाउन ही ना लगाऊंगी तो मुझे सेंस नहीं देगा। जैसे हिज डेस्क, यहाँ पे मैं हिज कह के बात नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ दिस बुक इज माइन, है ठीक है। हाँ जी, ये क्यों ठीक है? क्योंकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो अकेला यूज़ हो सकता है, लेकिन जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो अकेला कभी भी यूज़ नहीं होगा, उसे नाउन की ज़रूरत होगी ज़रूर, ठीक है? क्योंकि उसने क्वालीफाई करना होता है ना, ये बुक किसकी है? मेरी बुक है। जो माई वो क्वालीफाई कर रहा है इस किताब को, मेरे बता रहा है। ओके, तो हिज डेस्क यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है? और डेस्क डेस्क है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या क्या कहते हैं? नाउन, बिल्कुल। तो मेरा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि फर्स्ट पॉइंट क्या था? वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है नाउन, दूसरा ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है और तीसरा ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है? देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ इसी इसी सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें। या ओके, शी सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब है ये। और कोई बताएगा? सिकलैन आप बताएंगे इज क्या है यहाँ पे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो कभी भी मेन वर्ब के बगैर नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बगैर नहीं आएगा। शी इज़ के बाद कोई आपको मेन वर्ब नज़र आ रहा है यहाँ पे? नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कभी मेन वर्ब के बगैर नहीं आता। यहाँ पे जो इज़ है ना, ये है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन। ये किसको शो करता है? ये शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग को। और स्टेट ऑफ बीइंग का पता है आपको? स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं कि आप किस हालत में हैं। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, आप बाहर हैं, अंदर हैं। ये सारा कुछ जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, ठीक है? शी इज़ अ टीचर। ओके, शी जो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, इज़ है लिंकिंग वर्ब। आगे आगे अब टीचर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव कैसे? टीचर एडजेक्टिव तो नहीं ना हो सकता, टीचर तो किसी का नाम है। तो क्वालिटी को मैं यहाँ पे ये सेंटेंस भी तो लिख सकती हूँ ना, नीचे लिखा होगा मैंने कहीं पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ बिल्कुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है? ये भी तो इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है। तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसके फंक्शंस बता रही हूँ ना, नाउन के फंक्शंस बता रही हूँ। नाउन का पहला फंक्शन भला कौन सा था? सब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट बनना। तीसरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। फोर्थ इसका ये होता है कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं? मतलब हमने किसी के बारे में बता रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ये टीचर है, ठीक है? तो यहाँ पे शी वो क्या है? वो टीचर है, उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? और टीचर क्या यहाँ पे होगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल जो है, शी इसमें सब्जेक्ट है, इज़ लिंकिंग वर्ब है और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल हाँ, कहते तो वैसे एडजेक्टिव को ही हैं।
यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है? तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पता चल गया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कैसे बनाते हैं। या तो हम नाउन से बना रहे होते हैं या एडजेक्टिव से बना रहे होते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? अगर मैं लिखना चाहूँ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल, क्या मैं लिख सकती हूँ ये सेंटेंस ठीक है आपके ख्याल में? क्यों? क्यों नहीं ठीक ये? क्यों नहीं होना? हाँ ना, मैं वही पूछ रही हूँ ना, इसकी रीज़न पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं आएगा? आपको पता है कि जो आर्टिकल है वो हम कहाँ पे यूज़ कर आर्टिकल इन्हीं को डिटर्मिनर्स भी कह देते हैं ना? आर्टिकल हाँ, बिल्कुल, जो आर्टिकल्स है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, वो नाउन और इसके लिए भी बिल्कुल, यहाँ पे ये एक है तो एडजेक्टिव, दूसरा यहाँ पे अगर मैं लिख देती शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये ये आर्टिकल जो है वो क्वालीफाई कर रहा है, ये आर्टिकल सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वालीफाई कर रहा है गर्ल को, ना कि ब्यूटीफुल को, ठीक है? इसमें ये डिफ़रेंस है। और इसका भी आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल कहाँ पे लगाते हैं, कौन से नाउन के साथ लगाना है, किस नाउन के साथ नहीं लगाना है, ठीक है? यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ये वाला 4th पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी काम कर रहा होता है नाउन। ओके, नेक्स्ट ये है। ओके, यहाँ पे आप बताएँ कि इसको भी ब्रेक डाउन करें। आज हमने सिर्फ ये इसकी नाउन की ना फंक्शंस ही पढ़ने थे। दे दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ओके, नेम्ड क्या है? ऑलराइट, देन ओके, और जिमल यहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक इम्पोर्टेंट बात कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा? थिंग होगा, ठीक है? कोई चीज़ होगा, नॉन ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है? जब भी ये इकट्ठे यूज़ होंगे ना, तो इनमें से एक जो होगा वो नॉन ह्यूमन बीइंग होगा, देन इनडायरेक्ट होगा तो वो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे जो है बेबी जो है, ये भी इंसान ही है, जीमल भी इंसान है। तो यहाँ पे ये तो बात ही खत्म होगी ना कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो सकते। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैंने बताया कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमेशा लिंकिंग वर्ब यूज़ होता है। जैसे शी इज़ अ टीचर, ये है ना ऑब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना था तो इसमें आना था ना शी इज़ अ टीचर। ये सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, इसके बाद हमें कोई सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे दे नेम्ड हो गया हमारे पास वर्ब, द बेबी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जीमल जो है वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एक और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब इसमें डिफरेंस ये है कि एक मिनट, मैं दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे दे इलेक्टेड हर, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? इलेक्टेड क्या है? वर्ब। हर हर का समझ आ गई थी ना कि हर यहाँ पे क्या होगा? ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पे, ठीक है? देन प्रेसिडेंट है, ठीक है? इसमें ये है कि ये देखें, द बेबी और जिमल एक ही चीज़ नहीं है। बेबी होगा तो उसी का नाम हमने जिमल रखना है। दे इलेक्टेड हर, हमने इलेक्टेड कर लिया उसे, उसे क्या इलेक्टेड कर लिया? प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? हर को। यहाँ पे हर को क्वालिफाई कर रहा है द बेबी। जीमल जो यहाँ पे नाम है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? द बेबी को। और द बेबी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वी सब्जेक्ट है,
कंसीडर यहाँ पे क्या है? वर्ब, द जर्नी। ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है ना? द जर्नी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एन एडवेंचर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा तो इसमें एक एक चीज़ ह्यूमन बीइंग होगी होगी और दूसरी नॉन ह्यूमन बीइंग होगी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा तब उसमें दोनों चीज़ एक ही होगी, मतलब एक ही चीज़ होगी ना, या तो वो नॉन ह्यूमन बीइंग होगी या फिर वो इंसान होगा। जैसे इसमें था, वी कंसीडर द जर्नी, ये नॉन ह्यूमन बीइंग है, इसमें कोई इंसान तो नहीं हो सकता ना। द जर्नी, जर्नी क्या है? एक एडवेंचर है हमारे लिए। ये क्वालिफाई किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये सारा कुछ है। ऐसे दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट है, इसमें हमने इलेक्ट किया, किसको किया इलेक्टेड? हर को। और उसको उसके बारे में हमने मजीद क्वालिफाई किया कि उसको हमने प्रेसिडेंट के तौर पे मतलब क्वालिफाई किया है, ठीक है, इलेक्ट किया है। ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये नाउन के फंक्शंस थे, इसके बारे में आज मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आपको समझ आ गई है? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ जी। तो इस कोर्स में आप अगर इनरोल करना चाहते हैं तो कर लें, और मैं इसमें मतलब मैंने सारा कुछ करवाना है। और मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी थी, मैंने कहा पूछती हूँ आपसे, लेट मी नो कि यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ द इवेंट हैव received a certificate for their achievement। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं? एनीबडी कैन टेल, जो आपको समझ आए कि इसमें ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसका तरीका ये है कि क्या आएगा? ओके, वो क्यों आएगा? अच्छा, ये एक तो बात ये होगी, यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है, आपने कह दिया कि यहाँ पे हैज़ आएगा। और ओके, पार्टिसिपेंट्स आएगा। एंड नहीं नहीं, ये तो सही है। ओके, और आप बता सकती हैं कि मतलब हमने हैज़ क्यों यूज़ किया और पार्टिसिपेंट्स क्यों यूज़ किया है? ओके, मैं बता जी जी। सिमिलर सब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? नो, नॉमिनेट। ईच है क्या यहाँ पे? मैं सिर्फ ये इस सेंटेंस समझा के ना फिर बात खत्म करते हैं। ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको टाइम भी बहुत लगना है। ईच यहाँ पे है क्या? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव। और इसका क्या मतलब होगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा? तो होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, तो क्यों, इसका क्या मतलब होगा? मैं स्पेलिंग, इसका मतलब होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होगा कि ये इंडिविजुअल की बात करेगा। इंडिविजुअल किसे कहते हैं? जो एक बंदा होगा ना, उसकी 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 बात करेगा, अकेले बंदे की बात करेगा, ठीक है। इसलिए हमने ईच जो है हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है तो प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कौन सा काम होगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि ईच जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के मुताबिक हम वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इसी का नाम है ना, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब लगाएंगे। अब ईच जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि हमने जो है लगाना है, वर्ब लगाना है, वो भी सिंगुलर लगाना है। तो इससे हमें पता लग गया कि हमने हैज़ लगाना है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये इंडिविजुअल की बात करेगा, अकेला अकेला बात करेगा। देन ओके, आगे है ऑफ। ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमें पता है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट किससे बनता है? या तो नाउन से बनता है या प्रोनाउन से बनता है। यहाँ पे द पार्टिसिपेंट जो है वो नाउन है, और बन किसका, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? प्रेपोजिशन का, ऑफ का, ठीक है।
और प्रेपोज़िशन का काम होता है, एक प्रेपोज़िशन का एक काम जो है, प्रेपोज़िशन का एक काम होता है कि इसने सिलेक्शन को शो करना होता है, ठीक है? सिलेक्शन को शो करता है। अब यहाँ पे ये सिलेक्शन को शो कर रहा है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट अगर एक से ज़्यादा होंगे तभी वो पार्टिसिपेंट जो है एक होगा, उससे सिलेक्शन होगी या ज़्यादा की होगा तब वो सिलेक्शन कर सकेगा। क्या मतलब सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? सिंगुलर होंगे, प्लूरल होंगे तब। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है, हमें प्लूरल चाहिए। तो हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, ठीक है? और आगे एक यहाँ पे भी था फॉर दियर अचीवमेंट। जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, तो इसका जो प्रोनाउन भी हमने इस्तेमाल करना है वो भी सिंगुलर ही यूज़ करना है, हिज या हर अचीवमेंट। ये इसका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और भी हमने मतलब इसको इस तरह से पढ़ना है, लॉजिक्स के थ्रू पढ़ना है। ये नहीं कि सीधा सीधा अगर ईच आ गया तो हमने हैज़ लगा देना है, सिंगुलर वर्ब लगा देना है, उसके बाद एस लगा देना है। जब तक हम लॉजिक के थ्रू नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कभी भी समझ नहीं आएंगी, ठीक है? और हमने सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करके फिर पढ़ना है। दैट्स ऑल अबाउट द कोर्स। और ये 2 मंथ सेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनरोल कर लें इसमें। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। बाकी इसकी जो टाइप्स होंगी, इसमें प्रोनाउन कैसे काम करता है, फंक्शंस वगैरह सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है? मेरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अल्लाह हाफिज़।